हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स कुशल होंगे, मंगल होंगे और इस गर्मी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि भोज का सीज़न भी है, लगन पाती का सीज़न भी है, तो वो भी एकदम अच्छा से चल रहा होगा। चलिए, आज हम लोग 11th का एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, चैप्टर 3। यदि इस चैप्टर की बात करेंगे तो एनसीईआरटी इस चैप्टर को 2 में दिया है। कितना में दिया है? 2 में। और जबकि एडवांस बुक या किसी राइटर के बुक की बात करेंगे तो उसमें ये चैप्टर 3 दिया है। देखिए, ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं इस चैप्टर को इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन एक्चुअली में यदि चैप्टर को देखा जाए तो इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से, कॉमर्स जोन के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने का मिले। तो इसके लिए मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए। हम लोग का चैप्टर है अकाउंटेंसी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और अकाउंटेंसी में थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर का क्या नाम है? थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? लेखांकन का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सिद्धांत क्या होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने 10th या 9th क्लास में या उससे पहले भी कुछ बेसिक सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे साइंस में। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। सॉरी यदि कहीं पे कुछ मिसमैच हो गया हो तो मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, साइंस का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बताता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने और क्या करती है? आकर्षित करती है। और पृथ्वी का जो ये आकर्षण सीमा है एक निश्चित सीमा तक ही कायम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों से 2 प्रश्न करूंगा। पहला प्रश्न कि मान के चलिए अमेरिका और इंडिया 2 देश हैं। यदि अमेरिका में किसी बॉल को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या वो ऊपर की ओर ही रह जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, नीचे की ओर आएगा। इंडिया में यदि फेंका जाए तो वो भी ऊपर की ओर नहीं होगा, नीचे की ओर आएगा। यानी हमारा जो नियम और सिद्धांत होता है वो क्या होता है? आधारभूत सत्य होते हैं। क्या होते हैं? आधारभूत सत्य, यानी सर्वमान्य होते हैं, जिसकी मान्यता हर जगह दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लेखांकन के भी कुछ सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर लेखांकन के सिद्धांत होते क्या है। लेखांकन का सिद्धांत जानने से पहले हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। आइए एग्जांपल के साथ। सबसे पहले ये हमारा कोई व्यवसाय है। ठीक है, ये हमारा कोई व्यवसाय है, और आप लोगों को पता होगा कि व्यवसाय जब भी होता है तो उसमें क्या होता है? चीजें एक्सचेंज होती है। क्या होती है? एक्सचेंज होती है। जैसे मान के चलिए कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला हूँ। आइसक्रीम बेचने वाला हूँ तो मेरे पास कोई व्यक्ति आया आइसक्रीम लेने के लिए, ग्राहक आया आइसक्रीम लेने के लिए, तो वो ग्राहक मुझे पैसा देगा और बदले में मैं क्या करूंगा? आइसक्रीम दूंगा। तो मेरे और उस कस्टमर के बीच में क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ, और बिजनेस में इसी आदान प्रदान को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं चला सब? ट्रांजैक्शंस। तो अब मुझे बताइए कि क्या मैं आइसक्रीम बेचता हूं तो मैं तो एक दिन में हजारों, 100, ठीक है, जितना कस्टमर आ जाए उतना को आइसक्रीम बेचूंगा। तो अब यहाँ पर ठीक है कि मैं क्षेत्रीय स्तर पर बेचता हूं तो थोड़ा मुझे ध्यान रह जाएगा कि मैंने फलना को बेचा था, चिल्ला को बेचा था। लेकिन जब यही व्यवसाय बड़े स्तर पे होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे होगा, तो ऐसे व्यवसाय में ट्रांजैक्शंस की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, गूगल कंपनी, है कि नहीं है? तो इसमें ट्रांजैक्शंस की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब इस ट्रांजैक्शंस को तो हाथ पे नोट नहीं किया जाएगा। इस ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे नोट किया जाएगा? हाथ पे तो नहीं नोट किया जाएगा, दीवार पे भी नोट नहीं कर सकते हैं। पता चलेगा कि दुनिया का कोई हाथे नहीं बचा जिसमें लिखा ना हो ट्रांजैक्शन बिजनेस का, या दुनिया का कोई ऐसा दीवार ही नहीं बचा जिसमें नहीं लिखा हो, है कि नहीं है? तो प्रत्येक व्यवसाय क्या करता है? अपने इस लेन देनों को मेंटेन रखने के लिए, हिसाब किताब को जानने के लिए व्यवसाय के बुक में इस लेन देन को लिखता है। क्या लिखता है? व्यवसाय के बुक में इस लेन देन को लिखता है। और आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था कि व्यवसाय का जो प्राइमरी बुक होता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले व्यवसायिक लेन देनों को हम लोग कहाँ लिखते हैं? जर्नल में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं चला साहब? जर्नल में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? जर्नल में लिखते हैं। ठीक है,
अब मुझे बताइए कि जर्नल में यदि लिखते हैं तो क्या ऐसे ही लिख देते होंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं लिखते होंगे। तो फिर लिखते कैसे होंगे? लिखते होंगे कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत के अनुसार लिखते होंगे कि नहीं लिखते होंगे? तो व्यवसायिक लेन देनों को जिस निश्चित नियम और सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं लेखांकन का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप थियरी ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों ने समझ गया होगा। थियरी ऑफ अकाउंटिंग क्या बताता है कि व्यवसाय के लेन देनों को जिस निश्चित नियम और सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है व्यवसाय के पुस्तकों में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेखांकन के सिद्धांत। यदि हम लोग लेखांकन के सिद्धांत की बात करें तो राइटर्स का जो बुक है उसमें 13 भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में लेखांकन के जो सिद्धांत है 12 है। कितना है? 12। देयर आर 12 थियरीज ऑफ अकाउंटिंग। कितने थियरी है अकाउंटिंग के? 12 थियरी है, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। यदि आप लोगों से कोई प्रश्न करेगा कि लेखांकन के कुल कितने सिद्धांत है तो 12 सिद्धांत है, ठीक है। अब 12 का 12 सिद्धांत हम लोग कवर अप नहीं कर सकते हैं, उसमें से हम लोग आज 4 सिद्धांत कवर अप करते हैं। कितने सिद्धांत बाबू? 4 सिद्धांत कवर अप करते हैं। पहला सिद्धांत का नाम है मुद्रा मापन अवधारणा। इसको हम लोग बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दूसरा सिद्धांत का नाम है व्यावसायिक इकाई संकल्पना। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। तीसरा का नाम है सतत व्यापार संकल्पना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और चौथा का नाम है द्विपक्षीय अवधारणा। इसको हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। चारों सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत का नाम है चला सर मुद्रा माप की अवधारणा। क्या नाम है? मुद्रा माप की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब ये होता क्या है उसको अच्छा समझिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बताता है कि व्यवसाय में केवल हम उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे, यानी लेखा मतलब लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो जिसको हम मुद्रा में माप सके। यानी जिसको हम मुद्रा में मापने का मतलब ये हुआ कि व्यवसाय के उसी लेन देनों को लिखा जाएगा जिसको हम मुद्रा में माप सके, यानी जिस लेन देन का कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा। क्या होगा चला? मौद्रिक मूल्य होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा। उसी लेन देनों को हम व्यवसाय के पुस्तकों में लिखेंगे। ऐसा हमारा कौन सा सिद्धांत बोलता है? मनी मेजर कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या बोलता है कि व्यवसाय के केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करेंगे जिस लेन देनों को हम मुद्रा में माप सकते हैं। उस लेन देन को कतई नोट नहीं किया जाएगा जिसको मुद्रा में हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अच्छा समझिए, मान के चलिए ये व्यवसाय है। अब ये व्यवसाय है तो ये कपड़ा का व्यवसाय है। क्या है चला सब? कपड़ा बेचता है, कपड़ा का व्यवसाय है। अब मुझे बताइए ये क्या करता होगा? कपड़ा बेचता है, ठीक है। तो कपड़ा के लिए कहीं से क्या कपड़ा कहीं से ये लाता होगा, किसी और संस्था से लाता होगा कि नहीं लाता होगा। मान के चलिए इस व्यवसाय ने 2 लाख रुपए की कपड़ा लिया। कितना लाख का? 2 लाख का कपड़ा लिया। अब मुझे बताइए कि व्यवसाय ने यदि 2 लाख का कपड़ा लिया तो क्या इस कपड़े का कुछ मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है? कितना है? 2 लाख रुपया। तो क्या इस लेन देनों को व्यवसाय के पुस्तकों में लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। ऐसा कौन सा सिद्धांत बोलता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ध्यान रहेगा इतना। जैसे मान के चलिए व्यवसाय ने 20,000 का गुड्स सोल्ड किया। कितना का गुड्स सोल्ड किया? 20,000 का माल बेचा। तो व्यवसाय यदि 20,000 का माल बेचेगा तो यहाँ पे लेन देन हो रही है। क्या इस लेन देन को हम मुद्रा में माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि माल कितना का बेच रहा है? 20,000 का। गुड्स सोल्ड कितना का कर रहा है? 20,000 का। ध्यान रहेगा। तो पहला कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताता है कि व्यवसाय के उसी लेन देनों को हम लोग व्यवसाय के पुस्तकों में लिखेंगे जिसको मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है। दूसरा बताता है बिजनेस व्यवसायिक इकाई अवधारणा। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं बाबू? बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। अब ये क्या होता है उसको अच्छा है समझिए। अब आप लोगों को मैंने कभी बताया होगा कि दुनिया में यदि कोई भी व्यवसाय है तो व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता है? किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा है। और जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यवसायी। क्या बोलते हैं चला सर? व्यवसायी, यानी बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। अब
अब यहाँ पे इसका टर्म क्यों आया थोड़ा समझते हैं। हम लोग अभी कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट क्या बताता है कि हमारा जो व्यवसाय है और व्यवसायी है दोनों सेपरेट ना हो करके, दोनों सेपरेट ना हो करके यानी एक ना हो करके दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग है। हम लोग यदि कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी लेखा करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से करना चाहिए। किसकी दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, ना कि व्यवसायी के दृष्टिकोण से। ऐसा कौन बता रहा है, ऐसा हमारा बता रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बता रहा है कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। हम लोग कोई भी लेखा करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं तो उस लेन देन को लिखने के लिए किसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए, व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय ने 5,000 का माल खरीदा। कितना का माल खरीदा, 5,000 का माल खरीदा, यानी 5,000 का गुड्स परचेज किया। ठीक है, और व्यवसायी ने भी क्या किया, अपने घर के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए 10,000 रुपए की टीवी खरीदा। क्या खरीदा, टीवी खरीदा। अब यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पर व्यवसाय और व्यवसायी दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवसायी ने कितना का माल खरीदा है, गुड्स कितना का परचेज किया, 5,000, तो हम केवल 5,000 को ही कहाँ पे दिखाएंगे, हम केवल 5,000 को ही व्यवसाय के पुस्तकों में लेखा करेंगे। कितना का, केवल और केवल 5,000 वाले का। इसका क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बताता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग है। हम लोग कोई भी लेखा करेंगे तो बिजनेस के दृष्टिकोण से, ना कि बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर जो 10,000 का टीवी लिया है उससे व्यवसाय को कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, उसका लेखा व्यवसाय क्यों करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ना होकर के क्या है, अलग अलग है। तो पहला कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और दूसरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दोनों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तीसरा हम लोग समझते हैं सतत व्यापार संकल्पना। इसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझते हैं अच्छा से। समझ में तो आ रहा है ना, देखिएगा वीडियो अच्छा से, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अपने चैनल का नाम है कॉमर्स जोन 1997, यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो 100% आएगा। ठीक है, मेरा फोटो लगा होगा उस पे। अभी सब्सक्राइबर थोड़ा कम है क्योंकि स्टार्ट जब मैंने किया था तो वीडियो दिया था, लेकिन उसके बाद से मैंने बहुत दिनों तक वीडियो डालना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से इसको चालू किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अच्छा से, वीडियो को पूरा समझ में आएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है चला सब, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसको हम लोग बोलते हैं सतत या चालू व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छा समझिए। आप लोगों ने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। मुझे बताइए कि टाटा कंपनी आज की कंपनी है या बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। लगभग 19वीं सदी में इसकी स्थापना हुआ था। जमशेद जी टाटा इसके संस्थापक थे। ठीक है, और टाटा शहर इनके नाम पे ही स्थापित हुआ था। आप लोगों को ये थोड़ा बात ध्यान होगा। अब मुझे बताइए कि इसका वहां से प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2025 में भी टाटा कंपनी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि व्यवसाय जो हमारा है, हमारा व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। व्यवसाय एक प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का नाम है, जो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। क्या है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया। जब तक मानव सभ्यता रहेगा तब तक व्यवसाय का अस्तित्व बना रहेगा। इसीलिए ये जो हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है क्या बताता है कि व्यवसाय अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है, यह कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। इतना ध्यान रहेगा। तो कौन सा कंसेप्ट ऐसा बोलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो अभी हम लोगों ने कितना कंसेप्ट पढ़ा, 3। पहला मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, दूसरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और चौथा जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कौन सा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। व्यवसाय की द्विपक्षीय अवधारणा। कौन सी अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा। ठीक है, समझ में आ रहा है सही बच्चे को, है ना।
चलिए थोड़ा इसको अच्छा है समझ लेते हैं। व्यवसाय की द्विपक्षीय अवधारणा ये क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। देखिए व्यवसाय की द्विपक्षीय अवधारणा ये बताता है कि आप लोगों को मैंने पहला चैप्टर यदि पढ़े होंगे जो बच्चे, ठीक है, मैंने बताया था कि लुकास पेसियोली ने सबसे पहले ये बताए थे कि व्यवसाय यदि कोई भी लेन देन करता है तो किसी भी लेन देन को करने के लिए कम से कम दो पक्ष का होना जरूरी है। कितने पक्ष का होना जरूरी है? दो पक्ष का होना जरूरी है, ठीक है। और उस दो पक्ष में उन्होंने बताया था कि जब लेन देन होता है तो दोनों पक्षों पे प्रभाव जो होता है समान रूप से पड़ता है, जिसमें एक पक्ष लेने वाला होता है और एक पक्ष देने वाला होता है। अब यहाँ पर द्विपक्षीय अवधारणा वही बात बता रहा है, ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट वही बात बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। और ये कंसेप्ट हमको बताता है कि उस दोनों व्यक्ति पे इसका प्रभाव यानी ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव, लेन देन का प्रभाव समान रूप से पड़ता है, ठीक है, जिसमें से एक पक्ष को हम लोग बोलते हैं डेबिट और एक पक्ष को बोलते हैं क्रेडिट। एक पक्ष को क्या बोलते हैं चला डेबिट और एक पक्ष को बोलते हैं क्रेडिट, जहां पे एक का संबंध संपत्ति से है और एक का संबंध दायित्व या लायबिलिटी से है। बात समझ में आया? तो ये कौन सा कंसेप्ट बता रहा है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। थोड़ा अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मैं कोई दुकानदार हूं और मैं चीनी बेचता हूं। क्या बेचता हूं? शुगर सोल्ड करता हूं, चीनी बेचता हूं, शुगर बेचता हूं। मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने और 1 किलो चीनी मैं 50 रुपए में बेचता हूँ। कितना में बेचता हूँ? 50 रुपया में। अब ये मत बोलिए कि सर इतना महंगा चीनी आप क्यों बेचते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो 1 किलो चीनी का दाम मैंने कितना में रखा है? 50 रुपया में। मेरे पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, वो 200 रुपया लेके आया। उसने मुझे बताया कि हमको 2 किलो चीनी चाहिए। कितना चीनी चाहिए? 2 किलो। तो मैंने फटाक से उसको तौल के और कस्टमर को चीनी दे दिया 2 किलो। अब कस्टमर मुझे 200 रुपया दिया, वो 200 रुपया मैंने गल्ला में रखा, ठीक है, और गल्ला में रखने के बाद उसको मैंने 100 रुपया वापस किया। अब मुझे बताइए कि मैंने 2 किलो चीनी दिया, बदले में कस्टमर ने मुझे कितना दिया? 100 रुपया दिया। क्यों दिया 100 रुपया? क्योंकि 1 किलो चीनी का कीमत कितना था? 50 रुपया। यानी वो जो मुझे 100 रुपया दिया, इसके बदले में तो मैंने उसको 2 किलो चीनी दिया ना। तो यहाँ पर लेन देन करने के लिए दो पक्ष हैं, मैं हूं और मेरा कस्टमर है। क्या दोनों पक्षों पे समान रूप से प्रभाव पड़ रहा है? इसमें से एक पक्ष लेने वाला है और एक पक्ष देने वाला है कि नहीं है? यही बात कौन सा कंसेप्ट बताता है? यही बात बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और यही बात सबसे पहले लुकास पेसियोली ने बताए थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कहा जाता है। ध्यान रहेगा इतना कि नहीं रहेगा ध्यान? तो एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन के अभी हम लोगों ने 4 सिद्धांत पढ़ा है। पहला मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, दूसरा क्या पढ़ा है बाबू? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और चौथा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इतना ध्यान रहेगा, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर हम लोग वीडियो रोकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन हम लोग 4 और कंसेप्ट को लेकर के आएंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना के लिए। यदि वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, तो चैनल से जुड़िएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा ही, ठीक है। उम्मीद ऐसा करते हैं कि वीडियो पसंद आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को।